गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो? उम्मीद कर सकता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं राकेश सियाग आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे थे एलडीसी के पेपर के बारे में। और एलडीसी का जो आपका 19 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले पार्ट में भी मैंने आपको यही पेपर डिस्कस करवाया था। इसमें मैं आपको साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूँ। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 101 से लेके 142 नंबर क्वेश्चन तक इसमें क्या पूछे गए थे, आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों, मैंने आपको 101 से लेके 120 नंबर क्वेश्चन तक कल करवा दिए थे। आज मैं आपको 121 से लेके 142 नंबर क्वेश्चन तक करवाने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपको थोड़ा सा वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। बच्चे बहुत कम जुड़ पाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम 200-300 बच्चे लाइव कर दीजिए, जिससे कि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द हमारी ये पेपर की सीरीज़ ख़त्म होने वाली है। उसके बाद मैं आपके लिए रोज़ाना चैप्टर वाइज साइंस के क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, चैप्टर वाइज साइंस के क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। और दोस्तों, दावा करता हूँ, मैं जो आपको क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें से आपके एनटीपीसी के अंदर, आरपीएससी की किसी भी एग्जाम के अंदर, आरपीएससी की किसी भी एग्जाम के अंदर, या फिर आप बात करते हैं पटवारी की, तो पटवारी के अंदर आपके उसी क्वेश्चनों में से लगभग 80 से लेके 90% क्वेश्चन उसी क्वेश्चनों में से आएंगे। मैं आपसे दावा करता हूँ। बस आपका थोड़ा सा प्यार मेरे को चाहिए, फिर देखना आपकी तैयारी कैसी करवाता हूँ। बस थोड़ी सी मोहब्बत आपकी मिल जाएगी तो बिल्कुल हम बहुत अच्छे से हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चनों के बारे में। तो आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो हमारे 121 से स्टार्ट होने वाले हैं। 121 से लेकर 142 नंबर क्वेश्चन तक मैं आपको आज डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे एक बार, जिसने शेयर नहीं किया वो शेयर कर देगा, जिससे कि वो आपके और दोस्त हैं वो भी हमसे जुड़ जाएं और अच्छे से वो भी तैयारी कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे हम 101 नंबर क्वेश्चन से, है ना। 121 से 101 तक तो हमने कर लिया था, 120 तक तो कर लिया था। तो हम बात करने वाले हैं 121 नंबर क्वेश्चन से। चलिए, ये रहा आपका 121 नंबर क्वेश्चन। चलिए, हाँ, 121 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपचयोपचय अभिक्रिया नहीं है। अपचयोपचय का मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया। अपचयोपचय का मतलब होता है उपचयन अपचयन, उपचयन प्लस अपचयन दोनों। उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, उसको बोलते हैं अपचयोपचय अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम आपका रेडॉक्स है ना, रेडॉक्स है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वो होती है कि जिसमें प्लस की वृद्धि हो, माइनस की कमी हो, है ना। यानी उपचयन अभिक्रिया तो वो होती है जिसमें माइनस की वृद्धि हो, माइनस की क्या हो, वृद्धि हो। और उपचयन अब अपचयन अभिक्रिया वो होती है जिसमें माइनस की क्या हो, कमी हो, या फिर प्लस की क्या हो, प्लस की वृद्धि हो, है ना, प्लस की क्या हो, वृद्धि हो। तो इस प्रकार की ये कुछ विशेषताएं हैं। अगर ये विशेषताएं आपको पता हैं, अगर आपने अच्छे से अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों, माइनस की क्या हो रही है, कमी हो रही है, यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर 2 है, तो ये उपचयन अभिक्रिया है, बिल्कुल है। इसमें देखो, यहाँ पर Br1 था, यहाँ पर Br2 है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो रही है, यहाँ पर भी मतलब माइनस की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो ये भी उपचयन अभिक्रिया है। इसको आप देखोगे ना, इसको देखोगे, इसमें अगर आप देखोगे ना, तो देखो ये जो Cl था पहले Ba के साथ लगा था, और यहाँ पर SO4 जो था वो किसके साथ लगा था, सोडियम के साथ। लेकिन आगे देखोगे तो ये Cl तो किसके साथ लग गया, Na के साथ, और ये SO4 किसके साथ लग गया, Ba के साथ। यानी कहने का मतलब SO4 तो इस Cl की जगह गया, और Cl किसकी जगह गया, SO4 की जगह। कहने का मतलब इसमें 2 बार विस्थापन हो गया, एक बार तो ये विस्थापन हो गया, एक बार ये हो गया। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी है वो क्या नहीं है, आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपकी क्या नहीं है, रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, अन्य सभी में किसी में प्लस की वृद्धि हो रही है, किसी में माइनस की वृद्धि हो रही है, लेकिन सी ऑप्शन जो है ना वो आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना किस प्रकार का उदाहरण है। दोस्तों,
परिवर्तन हमारे दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक तो होता है आपका भौतिक परिवर्तन और एक होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो सिर्फ एक बार होता है या फिर नई वस्तु बनती है, नई वस्तु बन जाती है या वापस पहले वाली वस्तु नहीं प्राप्त की जा सकती, वापस पहले वाली वस्तु प्राप्त न हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक बोलते हैं। तो देखो, सेब को हमने काट दिया, काटने के बाद उसका रंग भूरा हो गया, तो वो भूरा रंग वापस सफ़ेद नहीं होगा, वो भूरा रंग वापस सफ़ेद नहीं होगा। इसका मतलब ये सेब का भूरे रंग में बदलना किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये एक प्रकार का रासायनिक उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सेब को काटने के बाद भूरे रंग में बदलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। और सेब को काटना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, लेकिन भूरे रंग में बदलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। दो प्रकार के क्वेश्चन है, एक तो सेब को काटना, सेब काटना तो आपका भौतिक हो गया, भौतिक परिवर्तन, लेकिन सेब काटने के बाद इस सेब का भूरे रंग में चेंज हो जाना, भूरे रंग में बदलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अभिक्रिया 2NaCl2 2NaCl में 46 ग्राम सोडियम द्वारा त्यागे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। कितने ग्राम सोडियम के इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, 46 ग्राम सोडियम के इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो समझने की कोशिश करना, इसको समझने की कोशिश करना। देखिए एक मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं आपके 0.023 गुणा 10⁻23 ATM। ये दोस्तों एक अवगाद्रो संख्या होती है, ये मान निश्चित होता है, ये मान आपका निश्चित होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल सोडियम में या फिर एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक मोल में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.023 गुणा 10⁻23 ATM। ये आपके एक मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमें किसका निकालना है, तो सोडियम का निकालना है। तो एक मोल सोडियम में, एक यहाँ पर बताता हूँ आपको, एक मोल सोडियम का, या फिर ये मान सकते हो कि एक मोल सोडियम में इससे सोडियम का द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका द्रव्यमान आपका होगा 23, क्योंकि सोडियम का द्रव्यमान 23 होता है और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11। यानी सोडियम 11 नंबर पर आता है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, आपका 23 होता है। तो 23 ग्राम सोडियम में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 23 ग्राम सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन आपके हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो गए 6.2023 गुणा 10⁻23, क्योंकि 23 ग्राम को हम क्या बोलेंगे, एक मोल बोलेंगे, क्योंकि जो किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान होता है उसको हम मोल में लिखते हैं। किसी भी तत्व का द्रव्यमान जो होता है उसको हम क्या करते हैं, मोल में लिखते हैं, और वो कितना होता है, एक मोल होता है ना, एक मोल होता है। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन का क्या होता है, 14 होता है, कार्बन का क्या है, 14। कार्बन का जो द्रव्यमान है वो क्या है, आपका 14 है। तो इसमें एक मोल में कितने, मतलब एक मोल में कितने ग्राम हो गए, 14 ग्राम हो गए। एक मोल में कितने हो गए, 14 ग्राम। एक मोल में कितने ग्राम होते हैं सोडियम के, तो 23 ग्राम होते हैं। तो एक मोल का मान 23 आ गया, 23 ग्राम बराबर कितने आ गए, ये संख्या आ गई समान, क्योंकि एक मोल का मान तो 23 ग्राम के बराबर हो गया ना। कैसे हो गया, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो, एक मोल जो होता है ना, वो इसका मान हर जगह अलग अलग होता है, कैसे, जैसे मान लो मैं 2 बताता हूँ आपको, एक तो बताता हूँ मैं आपको कार्बन, एक बताता हूँ मैं आपको सोडियम। कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 14 और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। तो इसमें तो एक मोल का मान आपका क्या होगा, एक मोल का मान 14 होगा अगर कार्बन की बात हो। अगर सोडियम की बात हो तो एक मोल का मान आपका क्या होगा, 23 होगा। एक मोल का मान क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अलग अलग तत्व के लिए मोल का मान अलग अलग होता है। तो यहाँ पर बात सोडियम की है, इसलिए एक मोल का मान हम क्या लिखेंगे, 23 ग्राम लिखेंगे, क्योंकि सोडियम का द्रव्यमान क्या होता है, 23 ग्राम होता है। और एक मोल का मान 23 ग्राम आ गया, तो एक मोल के बराबर में ये था, तो 23 ग्राम के बराबर में क्या आ गया आपका, ये वाली संख्या आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है 46 ग्राम का। हमें कितने का निकालना है, 46 ग्राम का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 46/23 गुणा 0.23 गुणा 10⁻23।
आप इसको काटोगे 23 दूनी 46 और 2 को इससे आप गुणा करोगे तो क्या आएगा 12.046 गुणा 10 की घात 23। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आप यहाँ भी लेके आ सकते हो। तो यहाँ पर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेके आने पर ये क्या हो जाएगा आपका, एक घात बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएंगी 24 हो जाएंगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। यहाँ पर आपको एक मोल की संख्या का मान आपको पता होना चाहिए। एक मोल का जो मान होता है मेरे प्यारे साथियों वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। और अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है आपकी, मैंने बताया आपको। अवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है वो होता है आपका 6.023 गुणा 10 की घात 23। यहाँ पर एक मोल का मान मैंने 23 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर बात सोडियम की हो रही है। अगर यहाँ पर बात कार्बन की होती तो मैं क्या ले लेता, 14 ले लेता, क्योंकि उसका द्रव्यमान 14 होता है और सोडियम का द्रव्यमान 23 होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक मोल का मान 23 लिया। मैं निकालना 46 का था, इसलिए मैंने यहाँ पर 46 लिखा और इसको मैंने सोल्व किया तो क्या गया आपका, ये आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब हम बात करते हैं 124 नंबर क्वेश्चन की। हाँ जी, ये रहा आपका 124 नंबर क्वेश्चन। 124 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण कौन सा है। अच्छा, विषमांगी उत्प्रेरण होता क्या है, विषमांगी उत्प्रेरण वो होता है कि मान लो एक अभिक्रिया है, अभिक्रिया में इस तीर के चिन्ह के आगे तो ये वाला तो होता है आपका उत्पाद, आगे वाला तो आपका उत्पाद होता है। जिस तरफ तीर का चिन्ह होता है उस साइड तो आपका उत्पाद होता है। इसके पीछे की साइड आपका क्या होता है, ये वाला, इसके पीछे की साइड आपका होता है अभिकारक। ये क्या है आपका, अभिकारक। ठीक है, और ये आपका होता है उत्प्रेरक। ये क्या होता है आपका, उत्प्रेरक होता है। अब यहाँ पर बात विषमांगी उत्प्रेरक की पूछी है इसने, किसकी पूछी है, विषमांगी उत्प्रेरक की। तो आपको विषमांगी उत्प्रेरक के बारे में देखना है कि विषमांगी उत्प्रेरक वो होता है जिसका मान, जिसकी जो अवस्था है, जिसकी अवस्था इस अभिकारक और उत्पाद से अलग हो। विषमांगी का मतलब होता है कि इस उत्प्रेरक की जो अवस्था है, इस उत्प्रेरक की जो अवस्था है वो अभिकारक और उत्पाद से क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर गैस है, यहाँ पर भी गैस है और यहाँ पर भी क्या है, गैस है। तो ये सममांगी उत्प्रेरक हो गया। कौन सा उत्प्रेरक हो गया, सममांगी उत्प्रेरक। ये विषमांगी नहीं हुआ, इसका मतलब आपका आंसर ये नहीं हो सकता। दूसरा देखो, यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर लिक्विड है और यहाँ पर भी क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये और ये समान हो सकते हैं, लेकिन ये और ये समान नहीं हो सकता, या फिर ये और ये समान नहीं हो सकता। ये जो आपका उत्प्रेरक होता है ये दोनों में नहीं मिलना चाहिए, वही क्या होगा, आपका विषमांगी उत्प्रेरक होगा। इसको देखो, यहाँ पर गैस है, यहाँ पर गैस है और यहाँ पर सॉलिड है। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, विषमांगी उत्प्रेरक का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि इसमें उत्पाद और अभिकारक तो आपकी गैस अवस्था में है, लेकिन आपका उत्प्रेरक कौन सी अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, करेक्ट सी होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन। 125 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया हेतु सही कथन कौन सा है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जो दोनों साइड चलती है। इस प्रकार से जो दोनों साइड चलती है उसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे इसको समझने की कोशिश करना, पहला दे रखा है कि उत्प्रेरक अग्र अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। वे अग्र अभिक्रिया ये होती है और ये होती है आपकी पश्च अभिक्रिया। तो जो उत्प्रेरक, यहाँ पर मान लो कोई उत्प्रेरक है, तो वो उत्प्रेरक क्या केवल इसी को ही उत्प्रेरित करेगा, नहीं दोस्तों, ये जो उत्प्रेरक है ये इसको भी उत्प्रेरित करेगा, दोनों के लिए काम करेगा। ये जो उत्प्रेरक है ये आपका दोनों के लिए काम करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। दूसरा दे रखा है कि उत्प्रेरक अग्र व पश्च दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। ये बात बिल्कुल राइट है, ये बात आपकी बिल्कुल राइट है कि जो उत्प्रेरक होता है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 125 नंबर क्वेश्चन की ओर, 126 नंबर क्वेश्चन की ओर। 126 नंबर क्वेश्चन है कि तांबे के बर्तनों पर नीले रंग का आवरण किस रसायन के बनने के कारण जमता है। जो तांबे के बर्तन आपके होते हैं, तांबे के बर्तनों के ऊपर नीले हरे रंग का आवरण चढ़ जाता है, नीले हरे रंग का आवरण चढ़ जाता है। उसका कारण क्या है, वो किसके कारण बनता है। तो दोस्तों जो नीले हरे रंग का जो आवरण बनता है वो आपका
कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होता है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के कारण नीले हरे रंग की परत सट जाती है तांबे के बर्तनों पर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पोटेशियम धातु को अधिक की वायु में जलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड बनता है। वही पोटेशियम धातु को, पोटेशियम का सूत्र के होता है। पोटेशियम धातु को हम किसके साथ जलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, और ये ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, अधिक है। इनको आपस में जलाने पर क्या बनेगा, तो दोस्तों इनको जलाने पर पोटेशियम डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा KO2, K2O, सॉरी KO2 बनेगा। क्या बनेगा, KO2। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि XeF4 की संरचना कैसी होती है। तो देखिए ये आपका होता है Xe, ये आपका क्या होता है, Xe होता है। और Xe के इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं, 6 प्रकार के आपके, 6 प्रकार के इस प्रकार से वो पाए जाते हैं आपके, मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो एक F तो यहाँ पर जुड़ जाता है, एक F आपका यहाँ पर जुड़ जाता है, एक F यहाँ पर जुड़ जाता है, और एक F यहाँ पर जुड़ जाता है। इस प्रकार से इनके बीच में आपस में बंध बन जाता है। ठीक है, आपस में बंध बन जाता है। तो ये जो इनकी जो संरचना होती है मेरे प्यारे साथियों, वो एक प्रकार की क्या होती है, इस प्रकार की संरचना बनती है। इस प्रकार की संरचना बनती है। इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण, इस प्रकार से ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, इस प्रकार से ये भी 90 डिग्री का। इनके बीच में सभी साइड 90-90 डिग्री के कोण बनते हैं, है ना। इसका मतलब ये क्या होती है, वर्गाकार होती है। क्या होती है, वर्गाकार। तो जो XeF4 की जो संरचना होती है वो क्या होती है, समतलीय होती है और साथ में वर्गाकार होती है, क्योंकि ये जो कोण 90-90 डिग्री के बनेंगे ये सिर्फ वर्ग में बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपका 129 नंबर क्वेश्चन कि किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है। सार्वजनिक दाता का मतलब जो सभी को रक्त दे सकता है, जो सभी को रक्त दे सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सार्वजनिक रक्तदाता, सार्वत्रिक दाता या फिर सार्वजनिक रक्तदाता कौन सा होता है। सार्वजनिक दाता जो होता है मेरे प्यारे साथियों, वो होता है आपका O-, O-। और सार्वग्राही कौन होता है, यानी जो सभी का रक्त ग्रहण कर सकता है। सार्वग्राही जो सभी का रक्त ग्रहण कर सकता है वो होता है आपका AB। क्या होता है, AB। AB रक्त समूह है तो आपका सार्वग्राही हो सकता है, यानी कहने का मतलब AB रक्त वाला व्यक्ति किसी का भी रक्त ले सकता है, और दोस्तों O रक्त वाला व्यक्ति किसी को भी रक्त दे सकता है। ठीक है, तो सार्वजनिक दाता तो होता है आपका O-, और सार्वग्राही कौन होता है आपका, AB। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, AB+ होता है ये। ठीक है ना, AB+। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी थी। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 130 नंबर क्वेश्चन की। 130 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी चावल की एक किस्म प्रसिद्ध जैव पेटेंट है। जैव पेटेंट क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना है। जैव पेटेंट या फिर बायो पेटेंट, इसको हम बायो पेटेंट भी बोलते हैं। जैव पेटेंट या फिर बायो पेटेंट। जैव पेटेंट या फिर बायो पेटेंट का मतलब होता है कि ऐसी वनस्पति या फिर ऐसी मतलब किस्म, ऐसी वनस्पति या फिर ऐसी कोई जीव जंतु जिसके ऊपर कोई दूसरा देश क्या करता है, कोई दूसरा देश उसका दोहन करता है, कोई दूसरा देश उसका क्या करता है, दोहन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायो पेटेंट या फिर जैव पेटेंट बोलते हैं। यानी जैसे मान लो दो देश हैं, एक तो ये मान लो भारत है, ये तो इंडिया है, और ये है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर मान लो चना होता है। क्या होता है, चना। ठीक है, अगर भारत वाले क्या करें, भारत क्या करे, इस चने का दोहन करें, यानी भारत वाले क्या करें, इस चने का उपयोग करें, तो उसको बोलते हैं, इस चने को हम क्या बोलेंगे, जैव पेटेंट बोलेंगे। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि चावल की ऐसी कौन सी किस्म है भारत के अंदर जिसको जैव पेटेंट के रूप में काम में लिया जाता है। तो दोस्तों उस किस्म का नाम है बासमती। दोस्तों बासमती की लगभग 30 से अधिक प्रजातियां, 30 प्रजातियां भारत में प्रचलित हैं। इसकी 30 प्रजातियां भारत में प्रचलित हैं, और दोस्तों ये स्वाद में बहुत अच्छे होते हैं बासमती चावल।
और इस बासमती चावल का उपयोग कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। कौन कर रहा है? अमेरिका। ठीक है ना, अमेरिका इसका उपयोग कर रहा है बासमती चावल की किस्म का। ये बात अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। जो बासमती चावल की जो किस्म होती है वो एक प्रकार की जैव पेटेंट है, यानी इसके ऊपर अधिकार किसका है? इसके ऊपर इसका दोहन करने का अधिकार किसका है? अमेरिका का, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है? पेटेंट ले रखा है भारत की तरफ से, है ना। भारत इसके ऊपर क्या नहीं कर सकता? कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवा सकता जब तक आपस में इन दोनों की बातचीत हुई है, भारत और अमेरिका की। एक टाइम पीरियड सेट किया गया है, उस टाइम पीरियड के तहत उस टाइम पीरियड में हम भारत वाले उस बासमती चावल की किस्म के ऊपर हम कोई अन्य काम नहीं कर सकते या उसको रोक नहीं सकते अमेरिका को, तो वो अपना काम करेगा क्योंकि उसने क्या कर रखा है? पेटेंट ले रखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से आपका सक्कर रोग होता है ना। गाइटर रोग आपका किसके कारण होता है? गाइटर रोग आपका थायरोक्सिन हार्मोन के कारण, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण आपका गाइटर रोग होता है। और बेरी रोग दोस्तों आपका B1 विटामिन की कमी से होता है ना। और नाइट ब्लाइंडनेस नाम का जो रोग होता है दोस्तों, वो आपका होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, सर्वाधिक विटामिन सी आपका पाया जाता है बारबाडोज लीची में। इसमें बारबाडोज लीची में। वैसे आपने नाम सुना होगा आंवला, है ना, आंवला। तो आंवला का नंबर आता है 2 नंबर। 1 नंबर पर कौन आता है? बारबाडोज लीची आता है। अगर ऑप्शन में आपको बारबाडोज लीची दे रखा है तो यही उत्तर माना जाएगा, ये आपका 2 नंबर पर आता है, लेकिन ये ऑप्शन में आता नहीं है। ऑप्शन में आता है आपका आंवला। इसी प्रकार से दोस्तों विटामिन सी का दैनिक स्रोत क्या होता है? तो विटामिन सी का जो दैनिक स्रोत होता है उसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। दैनिक स्रोत होता है आपका हरी मिर्च। हरी मिर्च ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके अंदर दैनिक रूप से हम क्या करते हैं? विटामिन सी का उपयोग करते हैं, तो उसका नाम है हरी मिर्च। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन सी का दैनिक स्रोत क्या होता है, तो ध्यान रखना हरी मिर्च। ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों विटामिन ए किसके अंदर सर्वाधिक पाया जाता है? तो गाजर के अंदर। गाजर के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है आपका विटामिन ए। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में। उम्मीद कर सकते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक पारितंत्र में लगभग कितनी प्रतिशत ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक पारित होती है? मान लो ये पेड़ पौधे हैं और ये एक जीव है, ठीक है, ये एक जीव है, ठीक है। फिर इसके आगे एक जीव और है, इसके आगे एक जीव और है, इसके आगे एक जीव और है, और फिर ये आ गया जल। मान लो यहाँ पर क्या आ गया? जल आ गया। इसमें मान लो मछली रहती है। क्या रहती है? मछली। अब देखो यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य की प्रकाश की किरणों से क्या करता है? पौधा अपना भोजन बनाता है। इस पौधे की ऊर्जा इस जीव में जाती है, यहाँ से इसमें 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 जाती है। अब ये जो था ना, ये वाला, ये एक नया पारितंत्र आ गया, ये एक नया पारितंत्र आ गया, क्योंकि ये जल हो गया और ये आपका था स्थल। यहाँ से जब यहाँ पर आती है ये ऊर्जा, तो ये केवल 10% पहुँच पाती है ना। क्या पाती है? केवल और केवल 10% पहुँच पाती है। 90% जो ऊर्जा है वो क्या हो जाती है? उसकी क्षति हो जाती है, उसका ह्रास हो जाता है ना, उसका ह्रास हो जाता है। तो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाते हैं तो कितनी ऊर्जा पहुँच पाती है? केवल और केवल 10%। केवल और केवल 10% ऊर्जा ही पहुँच पाती है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10% ऊर्जा ही पहुँच पाती है आपकी एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 133 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनो कारक जीवाणु परिवर्तित करते हैं। अमोनो कारक जो जीवाणु होते हैं वो क्या परिवर्तित करते हैं? किसको परिवर्तित करते हैं? अमोनो कारक का मतलब अमोनिया में परिवर्तित करना। जो भी आपका वेस्ट पदार्थ होता है, जो भी आपका व्यर्थ पदार्थ होता है, उसको किसके अंदर चेंज करते हैं? अमोनिया में चेंज करते हैं आपके अमोनो कारक जीवाणु। अमोनो कारक जीवाणु व्यर्थ को अमोनिया में चेंज करते हैं, ठीक है ना। अमोनो कारक जीवाणु, ध्यान रखना, व्यर्थ को अमोनिया में परिवर्तित करने का काम करते हैं आपके अमोनो कारक जीवाणु। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतवर्ष में कितने वर्ष तक बायो पेटेंट प्रभावी बना रहता है? बायो पेटेंट कितने साल तक प्रभावी बना रहता है? मान लो किसी देश ने एक बार भारत के अंदर पेटेंट ले लिया,
एक बार पेटेंट ले लिया तो वो कितने साल तक प्रभावी रहेगा? तो दोस्तों 20 साल तक, 20 साल तक वो प्रभावी रहेगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मतलब भारतवर्ष में या भारत के अंदर किसी भी देश ने बायो पेटेंट ले लिया तो वो कितने साल तक प्रभावी रहेगा? 20 साल तक आपका प्रभावी रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जीव में यकायक पैतृक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? मान लो कोई जीव है, ठीक है, ये जीव है और इस जीव के अंदर, इस जीव के ये माता पिता हैं। इस माता पिता से जो इसको लक्षण प्राप्त हुए थे, इस माता पिता से जो लक्षण प्राप्त हुए थे, उन लक्षणों में क्या आ गया? अचानक परिवर्तन आ गया। क्या आ गया? अचानक परिवर्तन आ गया। तो उस अचानक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उस अचानक परिवर्तन को कहा जाता है उत्परिवर्तन। क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन। यानी किसी भी जीव के अंदर अचानक परिवर्तन आना, किसी भी जीव के शरीर में या किसी भी जीव के जीन में यकायक या फिर अचानक परिवर्तन आना उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्परिवर्तन कहलाता है अचानक परिवर्तन आना किसी भी जीव के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट एक पर्यावरण अनुकूलित खाद है, ये कहाँ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की ये खाद होती है और इसका निर्माण कौन करते हैं? इसका निर्माण करते हैं केंचुए। का निर्माण कौन करते हैं? केंचुए करते हैं। वर्मी कंपोस्ट नाम की जो आपकी खाद होती है उसका निर्माण कौन करते हैं? तो उसका निर्माण करते हैं आपके केंचुए। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 137 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विपुंसन प्रक्रिया में क्या होता है? विपुंसन प्रक्रिया में क्या होता है? ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, विपुंसन प्रक्रिया में आपका होता है परागकोश को हटाया जाता है। विपुंसन प्रक्रिया होती क्या है? विपुंसन प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि मान लो कोई भी पौधा है, ये कोई पौधा है, ठीक है, और एक पौधा ये है, एक पौधा ये है। अब मान लो ये जो पौधा है, इस पौधे की किस्म बहुत अच्छी है। इस पौधे की किस्म क्या है? बहुत अच्छी है। बहुत क्या है? अच्छी। और इस पौधे की किस्म क्या है? थोड़ी घटिया है। अब क्या करेंगे? इस पौधे को भी हम क्या करेंगे? अच्छी किस्म वाला बनाना चाहते हैं। इस पौधे को भी हम अच्छी किस्म वाला बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? इस पौधे के परागकोश को काट लेते हैं। इसका जो परागकोश यहाँ पर जो होता है ना, उस परागकोश को हम क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। उस परागकोश को काट करके कहाँ लगा देते हैं? इस पौधे पर लगा देते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है विपुंसन प्रक्रिया। क्या कहा जाता है? विपुंसन प्रक्रिया। तो विपुंसन प्रक्रिया में क्या किया जाता है? परागकोश को काटा जाता है जिसमें क्या पाए जाते हैं? आपके परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागकण। परागकोश में आपके परागकण पाए जाते हैं और वही अच्छी किस्म वाले परागकण इसके ऊपर चले जाएंगे तो इससे भी अच्छी किस्म के ही पौधे प्राप्त होने लगेंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विपुंसन प्रक्रिया कहा जाता है। तो विपुंसन प्रक्रिया में आपके परागकोश हटाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, 138 नंबर क्वेश्चन की। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन, 138 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जीवाणु से प्रतिबंधित एंजाइम प्राप्त होते हैं? अच्छा, प्रतिबंधित एंजाइम होते क्या हैं? पहले तो आपको वो भी तो पता होना चाहिए। प्रतिबंधित एंजाइम होते क्या हैं? प्रतिबंधित एंजाइम का मतलब होता है डीएनए को काटकर छोटे टुकड़ों में बदलना। डीएनए को काटकर, प्रतिबंधित एंजाइम का मतलब होता है डीएनए को काटकर, डीएनए को काटकर छोटे टुकड़ों में, छोटे टुकड़ों में बदलने वाले, बदलने वाले एंजाइम, बदलने वाले एंजाइम। डीएनए को काटकर छोटे टुकड़ों में बदलने वाले जो एंजाइम होते हैं उसी को ही क्या कहा जाता है? प्रतिबंधित एंजाइम कहा जाता है। और दोस्तों प्रतिबंधित एंजाइम के जो उदाहरण हैं वो हैं आपके ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, थायमिन, है ना, ये आपके क्या होते हैं? थायमिन, थायमिन, ये आपके क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ये आपके होते हैं कुछ प्रतिबंधित एंजाइम। तो इनमें से आपका कोई सा भी नहीं दे रखा है तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपका डिलीट किया गया था इसके द्वारा, बोर्ड के द्वारा, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो इसको सही साबित करे।
इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया था बोर्ड के द्वारा। 138 नंबर क्वेश्चन को आपको जब आंसर की मिले या इसका आपको PDF मिले तब देख लेना। 138 नंबर क्वेश्चन डिलीट किया हुआ है क्योंकि इसमें से कोई सा भी ऑप्शन में नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रतिबंधित एंजाइम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अगला 139 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया था, उस पादप का क्या नाम था? मटर के अलावा एक पौधा और था जिसका नाम था हिरेसियम। हिरेसियम नाम का पौधा था मेरे प्यारे दोस्तों। उसी उद्यान के अंदर उसी बगीचे के अंदर मटर के पौधे के साथ साथ में एक पौधा और था, उस पौधे का नाम था हिरेसियम। और इस हिरेसियम पौधे के साथ भी क्या किया था मेंडल ने? काम किया था, है ना, इसके ऊपर भी कार्य किया था मेंडल ने मटर के साथ साथ। लेकिन इसके मटर के पौधे के जो प्रयोग थे ना वही प्रकाशित हुए, इसके प्रकाशित नहीं हुए, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते। अभिरंजित नहीं कर सकते तो दोस्तों किसी भी क्रिस्टल वायलेट से हम क्या नहीं कर सकते? उसको अभिरंजित नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी गुणसूत्र के जाल को हम अभिरंजित नहीं कर सकते, किसके द्वारा दोस्तों? क्रिस्टल वायलेट के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। ध्यान रखना बोर्ड ने ऑप्शन नंबर ए राइट माना था। 141 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि दो अथवा अधिक भिन्न आनुवंशिकी युक्त पादपों को क्रॉस करके फसल की नई किस्म का निर्माण करना क्या कहलाता है? मान लो दो प्रकार के पौधे हैं, इनका आपस में क्रॉस करवा के एक नई किस्म तैयार करना क्या कहलाता है? तो इस प्रकार से क्रॉस करवाना एक प्रकार का संकरण होता है। क्या होता है? संकरण। और ये संकरण आपका कई प्रकार का होता है, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण, इस प्रकार से आपका कई प्रकार का संकरण होता है। तो किसी भी दो पौधों के किस्मों को आपस में क्रॉस करवा के तीसरी किस्म प्राप्त करना क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। 142 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है? गैसीय प्रकार का चक्र कौन सा नहीं है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो कार्बन भी एक प्रकार की गैस होती है, नाइट्रोजन भी एक प्रकार की गैस होती है, ऑक्सीजन भी एक प्रकार की गैस होती है, लेकिन फास्फोरस गैस नहीं होती। तो ये आपका गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है, ये गैसीय प्रकार का चक्र आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इससे आगे जो आपके क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके जीके वगैरह के हैं, साइंस के नहीं हैं। तो मैं आपको 142 नंबर क्वेश्चन तक करवाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है दोस्तों लाइक आप कर देना। दोस्तों मैं आपसे दावा करता हूँ बहुत जल्द आपके लिए मैं बहुत अच्छी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, चैप्टर वाइज MCQ स्टार्ट करूँगा बहुत जल्द। उसमें आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट आएगा, है ना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को आप लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, और अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है। और गाली देने वाले गाली भी देते हैं, लेकिन उनका करे भी क्या, कुछ कर भी नहीं सकते। चलिए कोई बात नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है भी आप कैसी तैयारी करते हो, आप टीचर से क्या लेना चाहते हो। अगर आप अच्छा लेना चाहते हो तो आपको सहयोग भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।